ध्यान से सुनिएगा। दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब। अर्थात क्या हो गया कि हमने दो या दो से अधिक द्रव को मिला करके जो है कोई मिश्रण या कोई विलयन तैयार किया है और निश्चित ताप की बात कर रहे हैं। निश्चित ताप पर वाष्प दाब, निश्चित ताप पर उसका वाष्प दाब, यानी किसका वाष्प दाब? मिश्रण का या जो है जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब जो है उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव का निश्चित ताप पर, यहाँ चाहें तो हम लोग उसका बढ़ा सकते हैं या विलयन का लिख सकते हैं, निश्चित ताप पर, यहाँ मैं विलयन कर दे रहा हूँ या मिश्रण कर लीजिएगा, विलयन। ठीक है। दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर एक विलयन ले लें और उसमें कुछ गैसें भरी हैं जिसका दाब P1 है, मान लीजिए दो द्रव भरा हुआ है, एक द्रव का वाष्प दाब P1 है, दूसरे द्रव का वाष्प दाब P2 है, तो विलयन का जो संपूर्ण वाष्प दाब होगा वह दोनों के योग के P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जितना द्रव आप डालेंगे उसके आंशिक दाब को अलग अलग जो आंशिक दाब है उसको जोड़ देंगे तो विलयन का जो है कुल वाष्प दाब जो है वह निकल जाएगा। तो यही बात वहाँ कहा जा रहा है, उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई, ये बात हो गई, ये इसके बारे में बोल रहा है। ये देखिए ये हो गया, मान लीजिए एक विलयन है जिसमें दो द्रव हैं, एक और दो। पहले द्रव का दाब क्या है? आंशिक दाब P1 है, दूसरे द्रव का आंशिक दाब P2 है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक ये बात बोल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। और किसी अवयव का वाष्प दाब, किसी अवयव का मतलब पहला या दूसरा द्रव हम लोग ले सकते हैं, वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध वाष्प दाब, उस अवयव के शुद्ध वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मूल अंश का गुणक होता है। ये यहाँ इसकी बात बताई जा रही है। जैसे पहले द्रव का अगर जो है मान लीजिए वाष्प दाब की बात करें तो पहले द्रव का जो है विलयन में वाष्प दाब क्या होगा? वह आंशिक वाष्प दाब। शुद्ध जब ये था तब इसका वाष्प दाब और इसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर है, उसी की बात नीचे कही जा रही। फिर दूसरे द्रव का लेंगे तो दूसरे द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और दूसरे द्रव का विलयन में जो दाब होगा वह बराबर हो जाएगा शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब और इसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर। अब जो भी सूत्र लिखेंगे जहाँ पर लिख करके जरूर बताना है। एग्जाम में तो लिखने का जो आपका तरीका होगा ऐसे होगा, इससे पहले हम लोग समझ रहे थे। जहाँ पर PT बराबर द्रवीय विलयन का संपूर्ण दाब है, P1 विलयन के अंदर द्रव एक का वाष्प दाब है, P2 विलयन के अंदर, ये देखिए वही लिखा हुआ है, विलयन यहाँ बदलेगा, एक के स्थान पे दो कर दिया मैंने। विलयन के अंदर द्रव दो का वाष्प दाब है। P1 व P2 पहले व दूसरे द्रव का पहले व दूसरे द्रव शुद्ध द्रव का क्रमशः वाष्प दाब है। ये किसके वाष्प दाब है? पहले और दूसरे द्रव के शुद्ध वाष्प दाब है। और x1 हमारा क्या है बच्चों? x1 जो है पहले द्रव का मूल अंश, और x2 जो है, x1 क्या है? पहले द्रव का मूल अंश है, और x2 क्या है? दूसरे द्रव का मूल अंश है। ये दूसरे द्रव का मूल अंश है, ये पहले द्रव का मूल अंश है। ठीक है, ये अच्छे समझ में आपको। अब ये देखिए आदर्श द्रव के जो है क्या क्या गुण होने चाहिए। आदर्श द्रव के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आदर्श द्रव क्या होता है? देखिए आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन जो है वह विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर, आदर्श विलयन क्या होता है? जो सभी ताप पर, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे। ठीक है, अर्थात राउल्ट का नियम का पालन कैसे होगा? देखिए P1 बराबर जो हमने सूत्र लिखा था, याद है आप लोगों को?
P1 बराबर P1, ठीक है, P1 0 x1 या P0 x1, ठीक है। P2 बराबर P2 0 x2 ऐसे लिख सकते हैं आप। और टोटल दाब निकालेंगे। टोटल दाब कैसे निकलेगा? विलयन का टोटल दाब बराबर P1 प्लस P2। अब यहाँ से जो है इस P1 का मान जो है मैंने ये रख दिया यहाँ पर, देखिए, और इस P2 का जो है मान यहाँ से मैंने ये रख लिया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। दूसरी चीज़ क्या होती है, विलयन का जो कुल आयतन होता है वह विलायक का आयतन प्लस विलय के आयतन के बराबर होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए अगर मैंने जो है 5 ml जो है विलय लिया और 10 ml जो है विलायक लिया, तो हमारा विलयन का आयतन 15 ml होना चाहिए। अर्थात दोनों को मिलाने से जितना आयतन बनता है उतना ही आयतन जो है विलयन का होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयतन जो है विलय प्लस विलायक का आयतन बराबर विलयन का आयतन, यानी दोनों का आयतन जो है वह जितना हमने जो है उसमें जो है द्रव रखा है विलयन बनने से पहले और विलयन बनने के बाद वह उसका जो है आयतन वह क्या है, वह बराबर है। वह क्या है, आयतन बराबर है, यानी आयतन में परिवर्तन नहीं होता, ऐसे कह सकते हैं। जब हम लोग विलय को विलायक से मिलाते हैं तो इस क्रिया में आदर्श विलयन की स्थिति में न तो जो है ऊष्मा जो है अवशोषित होती है और न ही ऊष्मा निकलती है, न ही ऊष्मा अवशोषित होती है और न ही ऊष्मा निकलती है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, जो डेल्टा एच होता है, उसका मान भी हमारा यहाँ 0 होता है। आदर्श द्रव के लिए 0 होता है। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। आदर्श द्रव के लिए सबसे पहला विलयन क्या होना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, इसके एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आदर्श द्रव के प्रमुख गुण है ये। ठीक है बच्चे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा देर में वेट कर लेना। चलिए, अब इसके बाद आपका आएगा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या हो जाएगा? अनादर्श विलयन जो है, अनादर्श विलयन क्या हो जाएगा, उस आदर्श विलयन का ठीक उल्टा है ये। यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। एकदम सीधी बात, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहते हैं। अब देखिए, द्विअंगी जो है अनादर्श विलयन के लिए लेंगे तो जो हम यहाँ पर राउल्ट के नियम से जो हम सूत्र लिख रहे थे बार बार, आपको याद होगा, अभी पीछे चाहे तो आप देख सकते हैं, जो बार बार सूत्र हम लोग लिख रहे थे ना, इक्वल टू, ये देखिए यहाँ नॉट इक्वल टू हो गया। क्या हो गया? ऐसे इक्वल टू बन करके काटा हुआ, ये देखिए नॉट इक्वल टू हो गया। ये भी नॉट इक्वल टू होता है। और यह भी जो है विलयन का टोटल जो है वाष्प दाब बराबर जो है P1 प्लस P2, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है। अब और आगे यहाँ बढ़िए, ये देखिए मिश्रण का जो आयतन है, मिश्रण का जो आयतन में परिवर्तन है वो भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यानी या तो विलयन बनने पर कुल आयतन घटेगा या हो सकता है कि बढ़े। दो स्थितियां इसमें संभव है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, इस आधार पर जो है अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग धनात्मक विचलन और एक को बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये मान लीजिए ये विलय है, ठीक है, इसको मान लेते हैं विलायक है, ये मान लीजिए विलय है और ये विलयन है। तो विलय जो है के बीच में जो बांड है ए के बीच में, देखिए ये बांड बना हुआ है, ये बी के बीच में और ये ए बी के बीच में है। तो जब हम लोग इसको जो है जब घोलते हैं तो ये जो है क्या होता है, इनके बीच में जो अन्योन क्रियाएं जो लगती हैं, जो ए और बी के बीच में लग रही हैं, ए के बीच में लग रही हैं, बी के बीच में लग रही हैं और ए बी के बीच में अन्योन क्रियाएं का मतलब ए और ए के बीच में जो है, जो विलय पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा था, जो विलायक के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा था, और जो विलयन के अणुओं के बीच में
आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो विलायक के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या विलय पदार्थ के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ये बराबर नहीं होता है विलयन के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर। इसीलिए जो है यह स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब हम आदर्श विलयन की बात करेंगे तो ये अनन्य क्रियाएं जो हैं बराबर होती हैं विलय में, विलायक में और विलयन में। ठीक है बच्चों, आइए अब ये देखिए धनात्मक विचलन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए ये हमारा जो है, इसको समझने के लिए जो है हमने एक जो है कंटेनर लिया जिसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये आसानी से इसको क्या होगा, वाष्प में नहीं बदलने देगा, ठीक है। वाष्प में बदलने में दिक्कत होगी तो इसका वाष्प दाब जो है क्या होगा, इधर जो है ये कम होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ मेथिल एल्कोहल लिया, यहाँ पर भी O और O के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है। इसके वजह से इसका भी जो है वाष्प दाब जो है थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, इसका भी वाष्प दाब थोड़ा सा कम होगा।